मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज नीतीश कुमार जेडीयू के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि वो संस्थापक है तो वो उनका अध्यक्ष बनने का अधिकार है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि अभी जो जेडीयू की जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाना है, क्योंकि वो कम होने की संभावना है। अगर भाजपा और जेडीयू ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो तब जाके जेडीयू को करीबन 7-8 सीटें मिली थी और विधानसभा में भी जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी। उसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया था। अब ये बात अलग है कि उन्होंने पलटी खाई और वो आरजेडी के पास चले गए, फिर उन्होंने आरजेडी के साथ फिर सीएम बने, फिर बीजेपी में आए, फिर सीएम बने, फिर वापस आरजेडी में गए, फिर सीएम बने। तो ये उनका जो आना जाना पलटी खाने, उनको पलटू मार भी कहते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने अपने ही अध्यक्ष, अपने द्वारा चुने गए बनाए गए अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह को हटा दिया, यानी उन्होंने इस्तीफा ले लिया। उन पर आरोप है कि ललन सिंह ने 12 विधायकों की मीटिंग की थी और वो बगावत करना चाहते थे और वो तेजस्वी जो यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये बात उनको गवारा नहीं गुजरी, क्योंकि नीतीश कुमार का ये मानना है कि जब तक वो जिंदा है तब तक सीएम रहेंगे, यानी कुर्सी पर रहेंगे। उसके बाद फिर वो तेजस्वी यादव को बना सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो विरासत है, उनकी जो जो वो अपने उत्तराधिकारी वो तेजस्वी को ही बनाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। पार्टी उन्होंने किसी सेकंड जनरेशन को उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। और एक बार उन्होंने पशुपतिनाथ अपने पारसनाथ को जब वो अध्यक्ष बनाया था तो बाद में फिर उनको हटा दिया, फिर उनको केंद्र में मंत्री बनवाया और फिर हटा दिया। तो अब वो ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, फिर उनको हटा दिया। इससे पहले उन्होंने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर उनको हटा दिया। जब वो नहीं हटे तो फिर आपने देखा जो जो कुछ भी किस्सा हुआ। तो अब नीतीश कुमार के सामने संकट है कि पार्टी को जिंदा रखना है, बीजेपी से मुकाबला करना है, क्योंकि बीजेपी ने उनकी छवि को एक पलटू मार की छवि बनाया है। तो उनके सामने एक चुनौती है कि कैसे उस छवि से बाहर निकलें और सरवाइव कर सकें। तो 2024 में जैसे कि बीजेपी ने टारगेट रखा है कि बिहार की 30 सीटें उनको चाहिए, 40 में से 30 सीटें बीजेपी को चाहिए, ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। तो इससे उनको घबराहट है कि कैसे होगा अगर 30 सीटें अगर उनको आ गई, क्योंकि वो तो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने चले थे और कांग्रेस ने उनको संयोजक बनाया नहीं। तो अब वो बेचारे वापस अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अब नीतीश कुमार को क्या अपनी सत्ता, अपनी जो उनकी विरासत है, क्या तेजस्वी यादव को सौंप दे या कोई और है? क्योंकि ललन सिंह उनके बहुत करीबी हैं और वो भी अब उनकी उम्र भी 60 प्लस हो गई है, तो उनको भी सत्ता वो सौंप सौंप के भी क्या करेंगे। और इसके अलावा जो यंग जनरेशन में उन्होंने किसी को खड़ा नहीं किया, जैसे भी मायावती ने अपने भतीजे को ही सही पर अपनी सत्ता उन्होंने अब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार की उम्र भी आप समझिए कि लगभग 75 साल उनकी उम्र हो गई है। तो उनको भी अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। इसके अलावा मित्रों, जो 2024 का चुनाव होगा, वो जो जातीय जनगणना कर रहे हैं उसके जो काट निकाली है मोदी ने कि हमारे जो जाति है वो नारी, युवा, बेरोजगार और किसान है। उन्होंने 4 लोगों में पूरी जातियों को एकजुट कर दिया है, क्योंकि हर जाति में किसान होता है, युवा होता है, महिला होती है, गरीब होता है। तो उसका मुकाबला उनकी जो जातीय जनगणना है वो तो सक्सेस नहीं हो रहा है। इसी जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने 5 राज्यों का चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ तेलंगाना में उसकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके हाथ से सरकार चली गई।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ये जात का एजेंडा है ये बहुत नहीं चलने वाला है। अब देश की जनता स्टेबिलिटी में विश्वास करने लगे हैं और देश की जनता को लगता है कि स्थायित्व तो बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। जात है लेकिन अब जात प्रायोरिटी नहीं है। कुछ जगह जैसे हम बिहार में और उत्तर प्रदेश में देख लें तो यादव जो है वो बिहार का यादव लालू प्रसाद यादव को और उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को वोट डालता है। तो इसलिए यहाँ हम अगर उसको ऐसा माने कि वहाँ थोड़ा जातीय समीकरण चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो केवल अपना जो कुर्मी वोट है थोड़ा सा वो 3-4% है, और मुस्लिम वोट कभी भी बिखरता नहीं है। मुस्लिम वोट को लगेगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो सारा वोट एकजुट होकर तेजस्वी यादव को डालेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की वहाँ ताकत है। जैसे मुसलमानों ने भी तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, एक तरफा वोट डाला, कांग्रेस की सरकार बनाई, तो इसलिए वो उसको वोट डालेंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। तो नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौती का वो कैसे सामना करेंगे। और मित्रों, इसके अलावा जो और भी आज की जो इम्पोर्टेंट घटना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दोनों बहुत खूबसूरत बने हुए। और इस वक्त अगर आप अयोध्या चले जाएं तो अयोध्या में आपको चारों तरफ मुंड नजर आएंगे, लोग ही लोग नजर आएंगे जो दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है और अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में चर्चा है, क्योंकि चर्चा इसलिए भी है कि ये निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। अपोजिशन के सभी दलों को बुलाया गया है। सोनिया गांधी शायद जाए और बाकी जो लेफ्टिस्ट है वो तो नहीं जाएंगे, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी लोग जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं कि राम में तो सबकी आस्था है, राम तो सबके भगवान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे धर्म के लोग हों। पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इसलिए उन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। वो किसी धर्म के, किसी व्यक्ति के, किसी जाति के नहीं, सबके, पूरी मानवता के। और इसलिए अयोध्या का जो राममय अयोध्या हुई है उससे पूरा देश राममय हो गया है। तो वो एक, मुझे लगता है कि हालांकि बीजेपी इसको लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा एक हथियार लेकर चल रही है, लेकिन देखते हैं कि पब्लिक किस तरह जाती है, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका थोड़ी सी दोहरी रही है। तो इसलिए हो सकता है कि राम मंदिर के इशू पर कांग्रेस को इस बार जनता समर्थन न दे। तो ये मित्रों, अब की अयोध्या को लेकर भी बहुत डेवलपमेंट है। कल प्रधानमंत्री यानी 30 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। जो रामलला हैं, विराजमान रामलला, उनको नए मंदिर में, नए परिसर में स्थापित किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उसके लिए देश भर के, दुनिया भर के मेहमानों को बुलाया जा रहा है। तो मित्रों, उसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होगी, वो 14 जनवरी से होगी और मणिपुर से शुरू होगी, जो मुंबई में ख़त्म होगी 20 मार्च को। तो उनकी जो 6000 किलोमीटर की यात्रा है उसमें वो इस बार कहीं भी नहीं रुकेंगे। यानी पहले वो जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें वो बीच बीच में ब्रेक लेकर दिल्ली आते थे या चुनाव प्रचार में भी जाते थे, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ यात्रा में रहेंगे और यात्रा करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट यात्रा इसलिए है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो इसी बीच घोषणा हो जाएगी। 10 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। तो उसके लिए ये जो यात्रा है इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की यात्रा थी तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जैसे ही यात्रा का लोगों के ध्यान से यात्रा निकल जाती है, यानी लोग भूल जाते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अच्छा कि इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर उस वक्त
जब चुनाव की घोषणा हुई होगी तो राहुल गांधी का चेहरा लोगों के दिमाग में आएगा, और लेकिन बीजेपी भी अपना राम मंदिर को जरूर बनाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपका सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई वीडियो बनवाना हो तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस सब्जेक्ट पर बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।